नमस्कार प्रवीण जी। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है प्रॉपर्टीज डॉट इन। बहुत तो बहुत जैसे धन्यवाद। कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्टअप करना चाहता हूँ जयपुर के बारे में। जयपुर के बारे में मुझे बताइए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सुना था एक मीटिंग में, जयपुर की काफी अच्छी आपको नॉलेज है और जयपुर का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बात करते हैं आज इस वीडियो में। पहले तो उसके बाद में हम आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं और बताइए जयपुर के बारे में क्या। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू मैं अपने ऑडियंस को बता सकता हूँ रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और स्पेशली जयपुर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है और क्यों ये अभी बेस्ट समय है जयपुर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दादा, थैंक यू सर। तो जैसा आपने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आप एक क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। जैसा आपने पूछा कि जयपुर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको जयपुर के बारे में बताऊं। सब देखिए, मैं बताऊं अगर तो जयपुर अपन सब जानते हैं एक मेट्रो शहर है और देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर देश की राजधानी है। तो अपने आप में इसका सामरिक बहुत महत्व बढ़ जाता है, राइट। और राजस्थान की कैपिटल है और जयपुर एक बढ़ता हुआ शहर है। अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी जयपुर को एक अव्वल दर्जे पे प्राथमिकता दी गई है। जयपुर की बात करो, जयपुर टोटल 467 किलोमीटर मतलब 467 किलोमीटर में इसका शहरी एरिया बसा हुआ है। तो 467 किलोमीटर को अपन इलोबरेट करें तो ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर रेडियस में, 21 किलोमीटर रेडियस हो गया और 42 किलोमीटर का डायमीटर हो गया जिसमें जयपुर बसा हुआ है और लगातार जयपुर की ग्रोथ हो रही है, राइट। जयपुर जैसा मैंने बताया क्योंकि राजधानी के नजदीक है, राजस्थान की कैपिटल है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी समृद्ध हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो जयपुर से 6 नेशनल हाईवे निकलते हैं, राइट। जैसे कि दिल्ली रोड, सीकर रोड, सिरसी रोड, अजमेर रोड, देन आपके आगरा रोड, टोंक रोड एंड फागी रोड। तो कोई भी शहर, अगर स्पेशली रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रियल एस्टेट के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी शहर जो बढ़ रहा हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बढ़ रहा हो इन टर्म्स ऑफ रोजगार, मतलब लोगों को रोजगार दे रहा हो, उस तरीके की अगर किसी शहर में ग्रोथ हो रही हो तो ऑटोमेटिकली ये श्योर है कि रियल एस्टेट की ग्रोथ वहां पे होगी ही होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आके रहना चाहेंगे। तो जयपुर इन सब या तो जयपुर इन सब पैरामीटर्स में खरा उतरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे जयपुर की बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नेशनल हाईवे यहां से निकलते हैं, जयपुर में मेट्रो चालू हो चुकी है, फर्स्ट फेज जयपुर में मेट्रो का कंप्लीट हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये काफी अच्छा है। अगर मैं दूसरा, जैसे मैंने बताया। जयपुर का जो मेट्रो है, हाँ सर। 2 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी। जयपुर का जो मेट्रो है इसका एक्सटेंशन मैंने सुना है और भी आगे बढ़ने वाला है। हाँ जी। अभी जैसे आपको मैं बताऊं, जयपुर मेट्रो ऑलमोस्ट 3 साल पहले चालू हुआ था। अभी इसका फर्स्ट फेज चालू हुआ है जो कि मानसरोवर से लेके आपके चांदपुर तक है, राइट। इसका आगे और एक्सटेंशन फेज बढ़ने वाला है। सेकंड फेज इसका सीतापुरा से अंबाबाड़ी होना है। तो सीतापुरा से अंबाबाड़ी जब ये हो जाएगा तो इसकी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी और काफी लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये और सुविधाजनक हो जाएगा, राइट। इसके बाद थर्ड फेज भी प्रपोज्ड है। तो डेफिनेटली जयपुर मेट्रो एक अच्छा गति देगा जयपुर शहर को इस तरीके से। अब अगर मैं वापस अपनी पुरानी बात पे आऊं, जयपुर मेट्रो के अलावा बीआरटीएस भी जयपुर में इंप्लीमेंट हो रहा है। बीआरटीएस एक रोड का तरीका होता है, रोड का डिवाइडेशन का तरीका होता है जिसके अंतर्गत अलग अलग लेन्स होती हैं। 2 व्हीलर लेन, कार की लेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लेन अलग अलग होती है। वो जयपुर में हो रही है, राइट। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर मैं देखूं किसी भी शहर में ग्रोथ के लिए मैटर करता है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है। तो जयपुर एक बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। बड़ी से बड़ी कंपनियां जयपुर में, देश की नामी कंपनियां जयपुर में आ रही हैं और अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रही हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, राइट। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एक सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जयपुर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आज जयपुर का आज तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जयपुर में ऑलमोस्ट पिछले 11 साल से इसका डेवलपमेंट चल रहा है। जयपुर ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है और इंडस्ट्रीज काफी आ भी चुकी है। तो इसमें अच्छा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 150 से ऊपर कंपनीज या तो सेटअप हो चुकी है या उनका राजस्थान सरकार से और महिंद्रा कंपनी जो है जिसने सर डेवलप किया है उनसे एमओयू हो चुका है। ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा और राजस्थान सरकार का, राइट। 3000 एकड़ में फैला हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जयपुर में। इसके अलावा भी काफी
छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में आ रहे हैं, जैसे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, देन आपके बीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, ये तो हो गए पुराने इंडस्ट्रियल एरिया। इसके अलावा नए इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बगरू इंडस्ट्रियल एरिया, चित्रौली इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी जयपुर में आ रहे हैं। तो काफी अच्छा सरकार का भी एक नजरिया है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जयपुर काफी सही जा रहा है, राइट। तो एक मिनट मैं आपको इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। जो सेज है, सेज में अभी राइट नाउ कितने एम्प्लॉइज मतलब वर्क कर रहे हैं? सर हाँ, राइट नाउ बात करूँ तो राउट नाउ ऑलमोस्ट 35,000 एम्प्लॉइज के आसपास काम कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 साल में 1 लाख एम्प्लॉइज से ऊपर वहां काम करेंगे। वहां पे सेज में 3 शिफ्ट में काम होता है और ऑलमोस्ट काफी बड़ी कंपनियां जैसे एसबीआई, डॉइचे बैंक का डाटा ऑफिस, काफी जेसीबी, एक चीज बताना चाहूंगा, जेसीबी का एशिया का सबसे बड़ा एसएमजी प्लांट जयपुर में लाइव हो चुका है, पिछले 2 साल से चल रहा है, राइट। और इसके बारे में बताऊं तो सेज में 6 जोन है, ये मल्टीपर्पज सेज है। तो इसमें सारी चीजों का ध्यान रखा गया। आईटी जोन अलग से है, बैंकिंग जोन, जेम्स एंड ज्वेलरी जोन, हैंडीक्राफ्ट जोन, ऑटोमोबाइल जोन। तो काफी अच्छा प्लान है इसको लेके जयपुर में। ओके, तो ये सर ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आई थिंक अजमेर रोड की साइड में है, हाँ जी, और अजमेर रोड से करीब ही सेज भी है। बिल्कुल। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट बात करूँ तो हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट है वो अजमेर रोड और गांधीपथ पे है, और अजमेर रोड और गांधीपथ नियर बाय है, तो कनेक्टिविटी बहुत शानदार है आपस में अजमेर रोड से। तो अजमेर रोड जैसे मैंने बताया, सेज अजमेर रोड पे आ रहा है। इसके अलावा अजमेर रोड पे नया जयपुर का बस अड्डा आ रहा है। तो नो डाउट ये चीजें हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक कारण बनती है कि कस्टमर्स को क्यों अजमेर रोड पे निवेश करना चाहिए, वहां पर रिटर्न कैसे आ सकता है। एक चीज मैं बता, डेवलपमेंट है, हाँ सर, अजमेर रोड का डेवलपमेंट भी काफी फास्ट हो रहा है। हाँ जी सर। एक्चुअली जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जयपुर की, तो मैं एक चीज बताना भूल गया। जयपुर में रिंग रोड भी बन रही है, इन द सेंस इनफैक्ट 50% से ऊपर काम हो चुका है। रिंग रोड 2 फेज में है, सदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट। तो जयपुर का सदर्न पार्ट रिंग रोड बन चुका है, जो कि अजमेर रोड, फिर अजमेर रोड से फागी रोड, टोंक रोड कनेक्ट करता हुआ आगरा रोड निकलता है। तो 45 किलोमीटर का जो सदर्न कॉरिडोर है रिंग रोड का, वो बन चुका है। तो ये भी अजमेर रोड से निकलता है, तो अजमेर रोड के में भी ये फायदेमंद है और जयपुर की ग्रोथ में भी फायदेमंद है। और जल्दी इसका दूसरा फेज भी बन जाएगा। रिंग रोड की बात पर मुझे जानकारी चाहिए आपसे। हाँ सर, ये रिंग रोड कैसे वर्क करता है? जहाँ तक मैंने समझा इसको, ये किसी भी सिटी का जो बाहर से सिटी को एक्सटर्नल एक रोड दिया जाता है, ताकि जिनको एक पॉइंट टू पॉइंट जाना हो, एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पर, तो वो सिटी के अंदर से जो ट्रैफिक होता है उसका सामना ना करना पड़े। ये ऐसे ही कुछ होता है? बिल्कुल साहब, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। देखिए, जैसे नाम सजेस्ट करता है रिंग रोड, तो एक किसी भी शहर को एक रिंग में बांट देता है। जयपुर का रिंग रोड भी मतलब एक गोलाई में है, तो जयपुर को रिंग में बांट देता है। तो जैसे मैंने बताया, जयपुर में 6 नेशनल हाईवेज निकल रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए आप अजमेर रोड से आ रहे हैं और अजमेर रोड से आपको आगरा रोड जाना है, तो जब रिंग रोड नहीं थी तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको अजमेर रोड से आके आपको पूरा जयपुर के सिटी को क्रॉस करना पड़ेगा, सिटी के ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगरा रोड जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिंग रोड बनने के बाद फायदा क्या मिला, आप अजमेर रोड से आ रहे हैं, आप सीधे रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे और जयपुर के सिटी को अवॉइड करते हुए आप सीधे टोंक रोड होते हुए आगरा रोड पहुंच जाएंगे। तो इससे फायदा क्या मिलता है, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, आपका टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाता है। ऑलमोस्ट मोर देन हाफ टाइम हो गया है फ्रॉम जयपुर रोड, फ्रॉम आगरा रोड टू अजमेर रोड, बिकॉज ऑफ रिंग रोड के कारण। और सर मैंने एक और रिसर्च किया है यहाँ पर, हाँ जी, जिसका आपको मैं आपका भी उसमें ओपिनियन लेना चाहूंगा। जैसे वैशाली नगर जो है यहाँ पर, हाँ सर, मैंने सुना है कि 15 साल पहले वहाँ पर जो लैंड के जो प्राइसेस हुआ करते थे वो काफी काफी कम थे, लेकिन 3-4 हजार रुपए के आसपास पर स्क्वायर यार्ड होते थे। और आज वही लैंड जो है वो 60 से 80,000 के आसपास का नॉर्मल वहाँ का रेंज है। ये सही बात है? और उसी उसी मतलब सूरत में आज अजमेर रोड को देखा जाता है कि आने वाले कुछ वर्षों में, 5-7 वर्षों में, इस तरह की चेंजेस यहाँ पर लैंड में जो ग्रोथ आएगी वो रिपीट हो सकता है यहाँ पर जयपुर में। बिल्कुल। देखिए, आपने जो कहा आपका रिसर्च बिल्कुल सही है। इनफैक्ट वैशाली नगर ही नहीं, पूरे जयपुर में और हल्दिया सेट में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो लगातार पिछले 15-20 साल में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। स्पेशली वैशाली नगर की जब आपने बात करी, वैशाली नगर पिछले 20 साल पहले जैसे आपने कहा 3-4 हजार रुपए प्रति वर्ग गज में जमीन मिलती थी, और आज वहां पे 70,000, 80,000 और मौके की चीजें लाख रुपए गज की भी रेटें हैं, डिपेंड करता है, राइट। तो ये ग्रोथ एक स्टोरी हम पिछले 15-20 साल की दिख चुके। अच्छा, मैं ये इसमें बताना चाहूंगा, इस 15-20 साल में ऑलमोस्ट 5-6 साल के मंदी के भी आगे, जो नोटबंदी के बाद हम कहते हैं, नोटबंदी से पहले इनफैक्ट 2013 से रियल एस्टेट में हल्की मंदी मान रहे थे, तो उस टाइम को 6-7 साल को कंसीडर करने के बावजूद
ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइजेस बिल्कुल आसमान छू गए, राइट। तो डेफिनेटली पास से हमको सीखने की जरूरत है। जैसा हिस्ट्री में हुआ है, पास में वैसाई नगर में हुआ है और बाकी एरियाज में जयपुर में हुआ है, सेम अपन उम्मीद कर सकते हैं और डेफिनेटली होगा आपके अजमेर रोड में भी और बाकी जयपुर के एरियाज में भी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कहने का प्लेस, मतलब हाँ सर, कहने का मतलब है कि जो लोग रहना चाहें वो तो लैंड लेते ही हैं। हाँ जी, किसी को इन्वेस्टमेंट भी करना हो बाहर के लोगों को भी, यानी कि आउट ऑफ राजस्थान या जयपुर, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जो अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं कुछ वर्षों में। बिल्कुल सर, 100% अपॉर्चुनिटीज है। अपने को पास से सीखना पड़ेगा। आपने खुद ने मुझे बताया 3,000 से 70,000, मतलब 200 गुना से ऊपर रिटर्न हो गया, राइट। ऐसा किसी और प्रोडक्ट में, किसी भी एसेट क्लास में रिटर्न नहीं है। और जिस हिसाब से देश बढ़ रहा है, जयपुर बढ़ रहा है, राइट, लगातार पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, टायर 2 सिटीज, टायर 1 सिटीज में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली अभी रेसिडेंशियल एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जयपुर एक बहुत बेटर ऑप्शन है और जयपुर में डेफिनेटली लोगों को निवेश करना चाहिए। और मेरे हिसाब से रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहीं पे भी नहीं आ सकता। और स्पेशली मैं एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको सर बीच में अपनी बात कंटिन्यू करना चाहूंगा। स्पेशली क्या होता है, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 15-20 साल रिटर्न आता ही आता है, शानदार रिटर्न आता है। और स्पेशली जब 8 साल की मंदी के बाद हम तेजी में एंटर हुए हैं, अभी रियल एस्टेट पिछले 1 साल से आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आफ्टर कोविड रियल एस्टेट में तेजी आने लगी है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मंदी में भी यहाँ पे तो ग्रोथ हुई है, राइट। और जब हम तेजी के फेज में आए, कोई भी इंडस्ट्री जब तेजी के फेज में आती है तो वहां पे ग्रोथ मैनीफोल्ड टाइम्स होती है। तो डेफिनेटली आने वाले 10 सालों में एक बहुत अच्छा रिटर्न अपन उम्मीद कर सकते हैं रियल एस्टेट से। इसमें एक चीज भी है कि उस वक्त की जो बात होती थी तो तभी लैंड जो है इंडिविजुअल लैंड बिका करते थे, ज्यादा कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। और आपने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, आपके मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे देखे, तो वो एक्चुअली गेटेड कम्युनिटी है, उसमें सारी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, एंट्री करते वक्त आपको ऑब्वियसली परमिशन लेनी होती है। तो इस तरह का जो ये जो अभी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है डेवलपर्स का, तो ये आई थिंक आने वाले वक्त में ग्रोथ में और भी हेल्प करेगा। बिल्कुल साहब, 100% करेगा। देखिए ये जो डेवलपर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आया है, जो न्यू एज डेवलपर्स हैं आजकल, वो बिल्कुल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसका कारण ये है कस्टमर का टेस्ट। कस्टमर आजकल मतलब रियल एस्टेट में कोई हेडेक नहीं चाहता, इनफैक्ट किसी भी एसेट क्लास में। अगर वो कहीं भी बिना अप्रूव चीज में निवेश करता है तो ऑफकोर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ है, लेकिन रिस्क भी है, कल को उसकी प्रॉपर्टी डूब भी सकती है, राइट, उसमें कोई कब्जा भी हो सकता है। तो कस्टमर चाहता है मुझे नीट एंड क्लीन चीज मिले, मुझे जेडी अप्रूव चीज मिले। जयपुर में जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट की बॉडी है जो जमीन को अप्रूव करती है। जेडी अप्रूव हो गया मीन वो न्यूटन क्लीन है, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है कि एज फार एज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसिडर्ड। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जेडी अप्रूव होती है। फिर पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से रेरा आ चुका है, तो सारी प्रॉपर्टीज रेरा रजिस्टर्ड भी होती है। इसके अलावा ये तो हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आज जो कस्टमर को एंड यूजर है, कस्टमर को मकान बना के रहना है, राइट। तो कस्टमर चाहता है मुझे पूरी सुविधा मिले। वो फ्लैट की तरफ मूव क्यों हुआ था देखा जाए तो टायर 2 सिटीज में भी, टायर 2 सिटी लाइक जयपुर में भी जबकि जमीन अवेलेबल थी, क्योंकि उसको फ्लैट में उसको एक माहौल मिलता था, उसको अच्छा नेबरहुड मिलता था, उसको फैसिलिटीज मिलती थी, उसको क्लब हाउस वगैरह मिलता था। प्लॉटिंग में ये नहीं था। तो ये हमारे जैसे जो न्यू एज डेवलपर्स है वो लेके आए हैं। आजकल हम पूरा डेवलप्ड टाउनशिप देते हैं जो गेटेड कम्युनिटी होती है। गेटेड मीन 24/7 सिक्योरिटी सबसे पहले, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, तो कोई भी बाहर का इंसान कॉलोनी में बिना एंट्री किए, बिना परमिशन किए एंटर नहीं कर सकता। दूसरा, पूरा डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, इसमें डामर रोड्स इंपॉर्टेंट हो गई, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, सीवरेज लाइन। देखिए 3-4 चीज ऐसी है जो एक बेसिक नेसेसिटी है मकान बनाने के लिए। जब तक सीवरेज लाइन नहीं होगी, पानी की लाइन नहीं होगी, बिजली की लाइन नहीं होगी, केवल जमीन के टुकड़े में आप मकान नहीं बना पाएंगे, और बना भी लेंगे तो आप वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हम डामर रोड, ये पहले मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ वर्षों पहले जो हाँ हुआ जी, करता था, हाँ जी, इसी तरह का होता था कि वहां पर ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलता था। बिल्कुल सर। तो जब कोई डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या कस्टमर सिर्फ आता है, उसको फैमिली को एम्यूनिटीज नहीं मिलती। आज की कस्टमर को एम्यूनिटीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा डेवलप करके देते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। डे 1 से उसको बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, डे 1 से पानी का कनेक्शन मिल जाता है, सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा हम एक कदम और एडवांस हो गए हैं। हम अब क्लब हाउस भी अपनी कुछ टाउनशिप में, नई टाउनशिप में प्रोवाइड करने लगे हैं। प्लॉटिंग टाउनशिप में, जयपुर में अगर मैं कहूंगा प्लॉटिंग टाउनशिप में क्लब हाउस प्रोवाइड करने का ट्रेंड हमने ही चालू किया है। देखिए क्या होता है, फ्लैट्स में क्लब हाउस था, नो डाउट काफी समय से प्रोवाइड हो रहे हैं। विला टाउन्स में भी जहां पे बिल्डर विला बना के देता है, वहां पे भी क्लब हाउस बिल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्लॉटिंग टाउनशिप की, जहां पे बिल्डर सिर्फ और सिर्फ प्लॉट दे रहा है विद ऑल डेवलपमेंट्स और मकान कस्टमर को बनाना है। ऐसी किसी भी टाउनशिप में जयपुर में कोई भी बिल्डर क्लब हाउस की सुविधा नहीं दे रहा था जो ट्रेंड हमने चालू किया है, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे कस्टमर बनाए चाहे बिल्डर बनाए, अगर टाउनशिप है तो टाउनशिप में सुविधा होनी जरूरी है। तो अब हम अपने डे टाउनशिप में पूरा जिम, स्विमिंग पूल, सारी सुविधाएं लेके आ रहे हैं। तो मोरलेस मैं कह सकता हूँ कि जो एक क्वालिटी लाइफ कस्टमर एक्सपेक्ट करता है अपने मकान से, और एक जो उसकी हैप्पीनेस, हाँ हैप्पीनेस जो लेना चाहता है मकान, मतलब उसका जिंदगी भर का डिसीजन होता है, तो वो सारी सुविधाएं हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही वाजिब कीमतों में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें और एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे एंड यूजर तो खैर जयपुर के ही होंगे, जयपुर में अगर प्लॉट ले रहे हैं तो, राइट लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मेरा जो अभी इसके पहले मैं बॉम्बे में था, राइट मैं अब जयपुर में आ चुका हूँ, और जयपुर के अलावा बॉम्बे का काफी मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे, हाँ जी शायद अभी देख भी रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उनका जो प्लॉट है वो सिक्योर है। एक उनको एक मन में रहता है कि मेरा प्लॉट इतना लंबा मैं अगर लेता हूँ यहाँ से जयपुर में, मेरा जाना साल में एक बार होगा, 6 महीने में होगा, राइट सिक्योरिटी जैसे आपने ऑलरेडी आपने गेटेड दिया है और सिक्योरिटी आपने वहाँ पर प्रोवाइड की है, राइट तो उनको कोई टेंशन नहीं है कि वो जो भी प्लॉट ले रहे हैं वो वहाँ पे जब भी वो आते हैं, जब तक हमें कुछ बनाते नहीं है या उसको सेल नहीं कर देते हैं, हाँ जी तब तक वो सिक्योर रहेगा, राइट। राइट। ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट पूछा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जमीन में सबसे ज्यादा रिस्क ये होता है कि अपन जमीन का टुकड़ा लिया और अपन मान लीजिए बॉम्बे में है, दुबई में है, आउटसाइड जयपुर है, और 2 साल संभाले नहीं, यहाँ पर अपन जगह किसी ने कब्जा कर लिया, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सारी जमीन जेडी अप्रूव है, पहली चीज तो जेडी अप्रूव है, लीगल चीज है, कभी कोई कब्जा नहीं करता कुछ नहीं। इसके अलावा गेटेड कम्युनिटी पे है और ये हमारी ओनरशिप रहती है, हम ध्यान रखते हैं इस चीज का कि पास वाला जो, अगर मान लीजिए पास वाला जो कस्टमर है वो भी जब अपनी बाउंड्री बनाएगा तो ये हमारा ड्राफ्ट में जाता है, हमें इंश्योर करते हैं कि वो जो बाउंड्री बनाए वो अपनी प्लॉट की सीमा में ही बनाए। तो बिल्कुल ठीक है, तो 1 इंच भी जमीन ऊपर नीचे नहीं हो सकती, सारी लीगल चीजें हैं, कब्जे का कोई डर नहीं है। इसीलिए जमीन पे, हमारी जमीन पे भी नॉर्मली जमीन पे नेशनलाइज बैंक लोन नहीं करते, हमारी जमीन पे भी सारे सरकारी बैंक लोन कर रहे हैं इंक्लूडिंग एसबीआई। तो डेफिनेटली मैं इन्वेस्टर्स को कहना चाहूंगा कि जमीन में, एक डेवलप टाउनशिप में, एक अप्रूव टाउनशिप में जमीन में निवेश करने में कोई रिस्क नहीं है, आप बेहिचक निवेश कर सकते हैं। और नो डाउट निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन है। और सर एक जॉब प्रोफाइल के जो लोग होते हैं नॉर्मली, हाँ जी कॉमन मैन के अलावा, तो जो बिजनेस प्रोफाइल में है, तो जयपुर में बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि जयपुर में लैंड बहुत इंडस्ट्रियल लैंड भी काफी अच्छी रेट में या तो अच्छी रेंट भी काफी अच्छा मिल जाता है उनको। ऐसी कंडीशन में जयपुर से दिल्ली का जो कनेक्शन है वो काफी जरूरत है, मतलब उसकी कि जयपुर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली खुद अपने आप में बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है, राइट और वहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं चीजों को, रॉ मटेरियल लाते हैं, काफी सस्ते रेट में ऑर्डर मिल जाता है दिल्ली में, उस पर कुछ रिसर्च कर रखी है। तो इसका जो जयपुर दिल्ली का जो कनेक्शन है, अगर बाय कार कोई बिजनेसमैन अपने आप में रहने आता है और उनको बाय कार जाना है दिल्ली या फिर और कोई साधन से जाना है, तो कितना वक्त लग जाता है दिल्ली और जयपुर के बीच में कनेक्ट करने में? सर, जैसा मैंने बताया जयपुर दिल्ली डिस्टेंस ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, 285 किलोमीटर के आसपास बैठता है ये, राइट। बाय कार अगर मैं बात करूँ तो 4-4.5 घंटे में, 4.5 आवर्स में आप इजीली दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं रहा। और इनफेक्ट बाय कार तो पहुंच ही सकते हैं समय पे। इनफेक्ट आजकल कई ऐसे लोग भी हैं, राइट, वर्किंग मैन, जो अपने काम के लिए या तो हर वीकेंड पे, जैसे दिल्ली में जॉब करते हैं तो हर वीकेंड पे दिल्ली से जयपुर आते हैं। और कई लोग ऐसे भी जो डेली भी अप डाउन कर रहे हैं, अगर उनको शॉर्ट टर्म उनका कोई असाइनमेंट दिल्ली में है तो जयपुर में सुबह 5:30 बजे एक डबल डेकर ट्रेन चलती है, ठीक है, उसका मैक्सिमम यूज जो करते हैं वो डेली यूजर्स ही यूज करते हैं, राइट। और शाम को ये ट्रेन वापस 5:30 से 6 बजे दिल्ली से निकलती है, रात को 9:30-10 बजे जयपुर पहुंचा देती है। ये तो हो गया करंट सिनेरियो। हाँ जी, वन डिवीजन, किसी को कोई छोटा काम, एक दिन का काम तो वो कर सकता है, इनफैक्ट लोग यूज भी कर रहे हैं। ये तो हो गया सर करंट सिनेरियो। फिर भी मैं बोलूंगा करंट सिनेरियो में 4-4.5 घंटे में चलो टाइम लगता है, लेकिन जब हम रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं तो हमें भविष्य का देखना है। भविष्य में जैसे आप जानते हैं बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, राइट, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप और आपके शायद दर्शक मानेंगे कि आने वाले 10 सालों में अपने को बुलेट ट्रेन हकीकत में देखने को मिल जाएगी, राइट। और जब राइट चांसेस है, राइट, 10 नहीं तो हो सकता है 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और जब ये होता है तो जयपुर दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग रूट रहेगा इसके लिए। इनफैक्ट अखबारों में कई बार आ भी चुकी है। तो हमें भविष्य का देखना है, जिस दिन बुलेट ट्रेन चल जाएगी उस दिन मेरी जयपुर से दिल्ली की दूरी मात्र ½ एन आवर से 40 मिनट्स की रह जाएगी,
राइट। इनफैक्ट कुछ अखबारों में तो 25-25 मिनट लिखा आ रहा है कि बुलेट ट्रेन और शटल चलेगी तो 25 मिनट पहुंचेंगे, लेकिन आप हाफ एन आवर से 40 मिनट्स मान लीजिए, 1 आवर मान लीजिए, 40 मिनट्स मान लीजिए, तो 1 आवर भी कर सकते हैं। आप अपनी सेफर साइड में चलते हैं तो भविष्य में जब 10 साल बाद 15 साल बाद आप 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो इमेजिन कीजिए 101% क्या लोग यहाँ ऐसा नहीं चाहेंगे कि जयपुर में रहें और दिल्ली में जॉब करें, बिकॉज क्योंकि जयपुर में रेटें कम है प्लॉट्स की, जैसे आपने बताया। दूसरा, सिर्फ रेट का मामला नहीं है, तो मैं बात करूं दिल्ली की स्पेशली, दिल्ली आज हम सब जानते हैं देश में सर्वाधिक, इनफैक्ट देश में नहीं विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित सिटियों में शामिल हो चुका है। इतना भयंकर प्रदूषण है दिल्ली में। लोग, आप बिलीव कीजिए, मैक्सिमम लोग रहना नहीं चाहते, उनकी मजबूरी रहना, क्योंकि वहां रोजगार है, वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ दिल्ली में नहीं चाहते, राइट। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, भविष्य में जयपुर एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहेगा लोगों के लिए, अच्छा ऑप्शन रहेगा जहां पे वो रह सकते हैं और देश की राजधानी में जॉब कर सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण भी बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर में निवेश करते हुए ध्यान रखने के लिए। सर, इस पर काफी बात हो चुकी है हमारी। आई थिंक जयपुर को लोग पहले से जानते थे, और आपकी बातें जो सुनेंगे और जो देख रहे हैं वीडियो, उनको आई थिंक जयपुर के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। और वैसे भी अगर जयपुर कोई आते हैं हमारे प्लॉट के ऊपर भी, अगर आप वो खाते हैं, इन्वाइट करेंगे आपके, कोई बाहर से भी आना चाहे, जैसे बॉम्बे के मेरे क्लाइंट्स हैं या बेंगलोर से भी हैं, पूना से हैं, तो उनका भी वेलकम है। और वो जब भी आएंगे वो देख भी लेंगे। यहाँ के रोड जो हैं काफी अच्छे हैं। मैं अभी चलता हूँ रोड पे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सिटी में हम रह रहे हैं, और सारे रोड बेटर है, यानी कि कहीं पर भी कोई इशू रोड पे मुझे दिखा नहीं। तो काफी अच्छा कनेक्टिविटी भी है। अब हम बात करते हैं आपके कंपनी के लिए, जो होमलैंड ग्रुप है आपका, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी और आगे का विजन आपका क्या है? बिल्कुल सर। सर अगर मैं बात करूं होमलैंड ग्रुप की, तो होमलैंड ग्रुप की शुरुआत अक्टूबर 2013 में हुई थी। हम कंपनी में 4 डायरेक्टर्स हैं, और मैं बताना चाहूंगा हम सब बिल्कुल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठे हुए हैं। हम पहले जॉब में थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहली जॉब सिटी बैंक में थी। मैं दिल्ली भी रहा, मुंबई भी रहा हूँ 3 साल। उसके बाद मैं एंजल ब्रोकिंग में रहा। एंजल ब्रोकिंग एक स्टॉक मार्केट कंपनी है जिसमें मैंने काम किया एज ए ब्रांच मैनेजर, एज ए रीजनल हेड। उसके बाद मैं मूव ऑन हुआ आदित्य बिरला ग्रुप में। तो टोटल ऑलमोस्ट 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस देने के बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई है। इसी के साथ मेरे 3 पार्टनर्स, बाकी के 3 पार्टनर्स हैं, वो भी कॉर्पोरेट फील्ड से हैं। एक है मिस्टर मुकेश जी, मेरे साथ थे, एक बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं और एक आईटी इंडस्ट्री से हैं। तो अक्टूबर 2013 में शुरुआत करी। अब क्योंकि हमारे लिए नई फील्ड थी, तो पहली बात तो हमने कभी सोसाइटी, जो मार्केट में चलता है सोसाइटी प्लॉट्स, अनअप्रूव्ड प्लॉट्स, उसके सब सोचे ही नहीं, राइट। क्योंकि हम खुद एक बात करें, जॉब बैकग्राउंड से आए, हम खुद बिल्कुल रिस्क एवर्स लोग थे, हम सोसाइटी में प्लॉट नहीं खरीद सकते थे। तो डेफिनेटली हमने डे 1 से ये अपने मोटो रखा कि हमें जो भी चीज देनी है कस्टमर को, चाहे कम टाउनशिप काटें, एक काटें, चाहे ज्यादा काटें, बड़ी काटें, छोटी काटें, लीगली साउंड होनी चाहिए। कल को कोई कस्टमर आके ये ना बोले कि आपने मेरा पैसा फंसा दिया, या उसकी जिंदगी भर की कमाई किसी प्लॉट में लगा दी, और वो प्लॉट देखा जाए कहीं पे मतलब किसी ने कब्जा कर लिया, या कोई रोड में निकल गया, या एक्सवाइजेड कोई भी लीगल इशू हो गया। तो जैसे बताया 2013 में स्टार्ट हुई, 4 जून में स्टार्ट करी हमने इस कंपनी को, और कारवा चलता आ रहा है, बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी का अगर मोटो बात करूं तो मेरी कंपनी की पंचलाइन भी ये, कंपनी का विजन ये है, टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो यही हमको गाइड करता है, यही मिशन हमको गाइड करता है कि हमें मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इस इंडस्ट्री का बनना है। और जब मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं तो कोई गलत काम की अपन सोच नहीं सकते, राइट। तो आपकी एक मीटिंग मैंने अटेंड की है आपके 4 पार्टनर से भी, राइट सर, वहाँ पे मुलाकात है, उनको मैंने देखा है बात करते हुए। हाँ जी, तो बहुत जल्द ये आपको कामयाबी मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आप ये सब थैंक यू। कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी आगे का आपका विजन और आने वाले वक्त में कुछ क्या क्या लेके आ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, जैसे मैं बताऊं तो जैसे मैंने बताया 2013 से स्टार्ट हुआ। अभी हमारे वर्किंग मॉड्यूल में 2 तरीके का वर्क होता है हमारा। हम खुद के प्रोजेक्ट्स लाते हैं और हम जेबी में भी प्रोजेक्ट लाते हैं। अभी अगर मैं बात करूं पिछले 7 साल में ऑलमोस्ट 20 से ऊपर प्रोजेक्ट में कर चुका हूं, डेवलप कर चुका हूं जयपुर में। और आने वाला भी बात हो तो यही हमारा मतलब इस मिशन है कि जयपुर के हर एरिया में हमारी टाउनशिप्स हो। अभी हम मेरी प्लॉटिंग टाउनशिप में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में हम कंस्ट्रक्शन में भी आएंगे, विला टाउनशिप में भी आएंगे। फ्लैट्स में थोड़ा बाद में प्लान है, लेकिन विला में जल्दी आ रहे हैं हम। इनफैक्ट कुछ विलास का हमने अपनी एग्जिस्टिंग टाउनशिप में कंस्ट्रक्शन चालू भी कर दिया है, राइट। तो अभी हमारा मेन जो फोकस है वो अजमेर रोड और गांधी पथ पे है। इवन दो हम टोंक रोड पे और जगतपुरा में भी ये कॉलोनी काट चुके हैं, एक कॉलोनी। भविष्य में मेरा अगर मैं 5 साल की बात करूं तो आने वाले 5 साल में यही विजन है कि जयपुर के हर प्रमुख एरिया में हमारा प्रोजेक्ट हो, हमारे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट हो, हमारे विलास के प्रोजेक्ट हो,
और सिर्फ जयपुर में नहीं, जयपुर से बाहर भी हम निकले, जैसे जोधपुर, कोटा, अजमेर, यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट लेके आए और कस्टमर्स को दे सकें। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हर प्रोजेक्ट में हम कुछ नवीनीकरण करें, कुछ एक्स्ट्रा अपने कस्टमर्स को दें। ओके, अच्छा है, तो काफी बेटर है। और अभी इसके अलावा हम अभी प्रोजेक्ट पर आते हैं, जो करंट प्रोजेक्ट है आपके, हाँ जी, उनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। जो इमीडिएट अभी आपका जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे आपको फोकस करना है, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ जी। अभी मेरे 2 करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है होमलैंड वात्सल्य, राइट। होमलैंड वात्सल्य मेरा अजमेर रोड पे भागकोटा जयसिंहपुरा रोड में स्थित है। इसको आप बोल सकते हैं भागकोटा में है, राइट। तो भागकोटा से 200 फुट रोड जा रही है जयसिंहपुरा की तरफ, तो अजमेर रोड से 1 किलोमीटर उस रोड पे चलेंगे तो अब मेरा प्रोजेक्ट आ जाएगा, राइट। होमलैंड वात्सल्य ये अभी मैं बात करूं तो अभी मैंने जो 8 बीघा का इसको प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है, राइट। टोटल मेरी प्लानिंग यहाँ पे 25 से 30 बीघा लाने की है। हम ट्रेंचेस में ला रहे हैं, 8 बीघा हमने अप्रूव करा लिया, 8 बीघा का हमने जेडी कैंप लगा लिया, डेवलपमेंट चल रहा है। अगले 8 बीघा की फाइल मैं और जेडी में लगा चुका हूँ, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जनवरी के एंड तक कंप्लीट होके आ जाएगी, अप्रूव होके आ जाएगी। तो जनवरी के एंड तक एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड। ये जो बीघा जो होता है, जैसे कि राजस्थान में बीघा चलता है ना, वहाँ के लोग अगर उसको हेक्टर्स में देखा जाए तो उसमें कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि आप कितने भाग में इसके डिफरेंशिएट करोगे? बिल्कुल सर, मैं दे सकता हूँ। मोटा मोटा सर 1 एकड़ में 1.25 से 1.5 बीघा के आसपास होता है। 1.5 बीघा आप मान लीजिए, 1.4 होता है, तो 1.5 बीघा आप मान लीजिए। तो अगर मैं 8 एकड़ की बात कर रहा हूँ तो ये हो गया साहब, अगर मैं एकड़ में बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट, जो मैं अप्रूव कर चुका हूँ। 8 बीघा जो है वो 5.5 एकड़ हो गया जिसको मैं अप्रूव कर चुका हूँ। 5.5 एकड़ की मेरी फाइल और लग चुकी है। अब जैसे मैंने बोला इसको मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 1.6 का होता है इसका रेशियो, ओके, राइट। बीघा का हाँ जी, हाँ वही मैंने आपको अप्रोक्स बताया 1.5 एकड़। हाँ वो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया 1.6 एग्जैक्ट होता है, मैंने अप्रोक्स में 1.5 आपको बताया। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे ताकि लोगों को समझ में आ श्योर जाए श्योर। कि आप करने में तरीका। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया अभी 5 एकड़ का मेरा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है और इसको मैं 20 एकड़ तक लेके जाऊंगा। 20 एकड़ मतलब ऑलमोस्ट 30-32 बीघा हो गया, तो इसको हम लेके जा रहे हैं। हमारा जमीन एक्विजिशन चल रही है। अब जो 5 एकड़ का मैं अप्रूव कर चुका हूँ उसमें मेरा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं सीवेज लाइन डाल चुका हूँ, पानी की लाइन डाल चुका हूँ, बिजली की लाइन ऑलमोस्ट डलने के कतार में है, स्ट्रीट लाइट्स लग रही है, तो फुल फ्लैश काम चल रहा है। और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मार्च तक जो पहला फेज जो मैंने 5 एकड़ का लॉन्च किया है उसको मैं मार्च तक कंप्लीट कर दूं, मार्च तक कस्टमर को पैसे दे दूं, राइट। और इसमें एक और चीज देखी है मैंने, आपके प्लॉट में गया था। हाँ जी, लाइट फॉर्म पे अंडरग्राउंड है। हाँ लाइट से ऊपर से कोई मतलब घर बनाने में कोई आपको दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल लाइट से अंडरग्राउंड है। जैसे आज की जो डिमांड है, मतलब पहले पुराने अपन देखेंगे जमाने में घरों के आगे से तार झूलते रहते थे, तो मेरे प्रोजेक्ट्स में ऐसी दिक्कत नहीं है, सब में अंडरग्राउंड बिजली की लाइन है, राइट। वो अच्छी बात है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसके अलावा वात्सल्य का जो अभी आप बता रहे थे, इसमें एमिनिटीज के बारे में भी कुछ बताइए, क्या क्या हाँ, एमिनिटीज के बारे में बताता हूँ साहब। प्रवीण जी, मैं बताऊँ एमिनिटीज के बारे में तो मैं आपको संक्षिप्त में एक चीज बोल सकता हूँ कि जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में निखर के आएगा, राइट। अब जब मैंने वन ऑफ द बेस्ट बोल दिया तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं सारी चीजें बेस्ट होंगी। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिक एमिनिटी जैसे डामर रोड, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, सीवेज लाइन, ये बहुत बेसिक चीजें होंगी, राइट। ये सब तो है ही है। 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड टाउनशिप, ये सब कुछ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लब हाउस बना रहा हूँ जिसमें मैं जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, ये सारी सुविधाएं कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो प्लांटेशन का काम काफी अच्छा किया है। एक चीज और नोट करिए हाँ जी, वात्सल्य में कि जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं, आपका रोड साइज जो है बहुत ही बड़ा था। हाँ जी। कितना मीटर में एक्चुअली मेरी जो, हाँ जी, मेरी जो अगर मैं बात करूं तो एंट्री रोड है वो 60 फीट की है, राइट। और 60 फीट की, राइट। और जो कॉलोनी के अंदर की रोडें हैं वो 30-30 फीट की है, 30 फीट की और 40 फीट की। मैक्सिमम 30 फीट की है, कुछ रोड 40 फीट की भी है, इस तरीके से है। तो रोड्स काफी अच्छी है, काफी बड़ा है। मेन रोड जो है, जैसे मेन रोड काफी, प्लॉट से निकल के भी आ जाए हाँ, तो उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। तो इसके अलावा सर ये जो आपके जो वात्सल्य के अलावा कोई प्रोजेक्ट ऑफर? हाँ जी, वात्सल्य जैसे मैंने बताया करंटली मेरी जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो होमलैंड वात्सल्य हो गया, एक मेरा गांधी पथ पे चल रहा है। गांधी पथ पे रामा रेसिडेंसी करके प्रोजेक्ट है मेरा, वो भी जेडी अप्रूव्ड है, वो भी प्लॉटिंग टाउनशिप है, बस ऑलमोस्ट सेम है वात्सल्य की तरह, बस लोकेशन डिफरेंस है, राइट। गांधी पथ अगर बात करूं, गांधी पथ एक वैशाली नगर एक्सटेंशन भी बोला जाता है गांधी पथ को, क्योंकि वैशाली नगर के पास है। और वैशाली नगर जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट पॉस्ट लोकेलिटीज में से एक है,
राइट। जैसा आपने खुद अपने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था 3,000 से 80,000 की रेटें हो गई वैशाली नगर में, तो ये वैशाली नगर से 4-4.5 किलोमीटर दूरी पड़ता है, ठीक है। तो इसको वैशाली नगर का एक्सटेंशन अपन बोल सकते हैं, तो यही बोला जाता है। तो गांधी पथ पे स्थित है और वही गेटेड कम्युनिटी गेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट है मेरा। सारी सुविधाएं सेम है जैसे मैंने बातचीत में बताया। डिफरेंस इतना सा है, इसमें मैंने थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें क्लब हाउस नहीं दिया है, बातचीत में क्लब हाउस भी एड ऑन किया है। हर प्रोजेक्ट में हम कुछ नया एड ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो बातचीत लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, रामा रेसिडेंसी मेरा थोड़ा सा 3-4 महीने पुराना प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये प्लॉट जो होते हैं इनमें से कॉर्नर प्लॉट जो होते हैं वो हाँ जी, काफी डिमांडिंग होते हैं। हाँ तो जी, कॉर्नर प्लॉट्स अगर लोगों को इंटरेस्ट हो, कुछ कुछ लोग जैसे आपकी अभी प्रोफाइल ऑलरेडी हमारे चैनल पे चली रही है ऑलरेडी, ऐसी कंडीशन में अगर किसी कॉर्नर प्लॉट में जाना है, आने वाले लोग भी कुछ हो जैसे कि आप लॉन्च करते रहते हैं डीएमए के साथ, तो ऐसी कंडीशन में एडवांस बुकिंग का कुछ कंसेप्ट आपने निकाला है कि वो एडवांस चेक वगैरह देख के रखते हैं और कॉर्नर प्लॉट वो इमीडिएटली उनके नाम पर किया जा सकता है ऐसी कंडीशन में? सर मैं बताऊँ, हम एडवांस बुकिंग मतलब जो भी बुकिंग करते हैं राइट, वो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही करते हैं। आजकल जो गाइडलाइन है जब से रेरा आया है, बिफोर रेरा रजिस्ट्रेशन आप एक भी प्लॉट बुक नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग उसको आप एडवांस मतलब पहली बात बुकिंग की नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ईओआई का था, जैसे कि आजकल चल रहा है कंसेप्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ हाँ, जी, तो ईओआई की कंडीशन में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें ये नहीं होता है कि आपने बुकिंग ले ली और या आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसमें खाली इंटरेस्ट की बात होती है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है ऐसी कंडीशन में वो अपना इंटरेस्ट कैसे जाहिर करेगा। देखिए इसमें ये होता है कि ऐसा कोई मान लीजिए कोई कस्टमर जो पहले से ईओआई के साथ करना चाहते हैं, तो बुकिंग तो मैं नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि जब तक नक्शे अप्रूव नहीं होते, डेरा अप्रूव नहीं होते, बुकिंग नहीं उठा सकता। लेकिन हाँ, उस तरीके से अगर देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई भविष्य में शेयर में जब भी प्रोजेक्ट आएगा और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो आप उस पर प्रायोरिटी देंगे, तो वो हम 1-to-1 देख सकते हैं। बाकी नॉर्मली अभी आज जो हम कर रहे हैं वो हम अप्रूव होने के बाद ही बुकिंग उठाना चालू करते हैं। नहीं, किसी अलग दिशा में जाके उनको इंटरेस्ट एटलीस्ट आप तक पहुंचा देना होगा, हाँ वो बुकिंग आप नहीं ले सकते, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बुकिंग नहीं ले सकते, बाकी 1-to-1 अपन डिस्कस करते हैं कैसे वो निवेश कर सके और उनको प्रायोरिटी मिल सके जब भी अप्रूव हो प्रोजेक्ट। और इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें, अभी अजमेर रोड पर के आसपास या फिर गांधी पर जैसे आपने बताया, तो इसमें किस तरह के, जैसे मैं अभी नॉर्मली कार से अगर ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगता है 20 मिनट के आसपास लगता है सिटी तक पहुंचने में। मैंने ये वैशाली नगर या फिर निर्माण नगर के आसपास जाता हूँ, राइट, तो यहाँ से अजमेर रोड जिसमें जहाँ पर मैं पिंक पल के आसपास रहता हूँ, राइट। तो कनेक्टिविटी का नॉर्मल लोगों के लिए जिनके पास में कार वार का साधन नहीं है उनके लिए क्या फैसिलिटी है? देखिए मैं बात करूंगा अजमेर रोड की और गांधी पथ की, अभी इन्हीं पे फोकस करूंगा क्योंकि अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट इन्हीं के बारे में बताया आपको। तो अजमेर रोड और गांधी पथ दोनों रेसिडेंसी एरिया हैं। मेरे प्रोजेक्ट जहाँ है वहाँ ऑलरेडी आसपास लोग रह रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, सिर्फ प्लॉट से नहीं है, फ्लैट्स में भी लोग रह रहे हैं। फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं मतलब वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी खासी है, राइट। तो क्योंकि वो रेसिडेंशियल हब है पूरा, तो कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कैब्स अगर बात करूँ तो ओला उबेर की गाड़ियां आती है वहाँ पे, राइट। इसके अलावा अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो क्योंकि अजमेर रोड अपने आप में नेशनल हाईवे है और जो मेरा प्रोजेक्ट है अजमेर रोड के बाद जो जयसिंहपुरा की 200 फुट रोड है उस पे है, तो रेसिडेंशियल एरिया में बड़ी रोड पे है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है। गांधी पथ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है। अजमेर रोड जो हाईवे है वहां से बसेस जो गवर्नमेंट की चलती हैं, प्राइवेट बसेस हाँ होती जी, हैं, वो अवेलेबल है। वो अवेलेबल अजमेर रोड तक अवेलेबल है। मेरा प्रोजेक्ट अजमेर रोड से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पड़ता है, तो अपने कह सकते हैं अपने नियर बाय एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट के अंदर तक बकायदा प्राइवेट कैब्स और प्राइवेट जो बाइक्स होती है वो आती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि एमिनिटीज के बारे में तो हाँ जी, एमिनिटीज के बारे में ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है। एमिनिटीज में क्लब वगैरह या फिर अच्छे रोड दे रहे हैं और राइट, लाइट और पानी का कनेक्शन भी आई थिंक 24 आवर्स का होगा यहाँ पर, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। लाइट बहुत ज्यादा जाती नहीं है, मैं भी जब से रहने आया हूँ लाइट कभी कट ऑफ मैंने 1-2 बार देखा है, वो भी 10-15 मिनट के लिए जाता है, सही कह रहे हैं तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर जयपुर में अच्छी है। आप, राइट, और उसके अलावा गेटेड कम्युनिटी है और गेट है जहाँ पर आप सिक्योरिटी आपकी वहाँ पर मेंटेन करती है उसको आने जाने वाले लोगों को, राइट, और परमिशन के बाद भी छोड़ा जाता है। तो एमिनिटीज जो सेक्शन है वो हो चुका है। हाँ जी, अब हम डायरेक्टली रोड साइजेस की बात करते हैं। रोड साइजेस भी मेरे ख्याल से आपने थोड़ा बहुत मुझे हिंट किया था कि प्लॉट के आसपास का जो एरिया होता है जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं वो 30 फुट का होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कॉलोनी के अंदर की रोडें 30, हाँ सर, कॉलोनी के अंदर की रोडें 30, गेट के अंदर जो दिया है आपने वाटसली का गेट के जो रोड है हाँ जी, 60 वो 60 फीट की है। लेकिन ये रामा रेसिडेंसी रामा या फिर कौन सा होता है आपका नाम?
रामा रेसिडेंसी गांधीपथ पे जो है। तो वहाँ के जो रोड के साइजेस है वो भी इस तरह के? हाँ, मैं बता दूं आपको, वहां पे जो एंट्री रोड है, मतलब जो कॉलोनी के बाहर से रोड निकल रही है, जो मेन रोड है वो 40 फीट की है, कॉलोनी के अंदर की रोड 30 फीट की है ना? इंटरनल 20 फीट। हाँ जी। तो ये तो इनफ हो गया। और नॉर्मली कॉर्नर वगैरह में मैंने वहाँ पे नोटिस किया था कि राउंड बना के रखे हैं, तो वो काफी इजी आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद में जो वाटर राइट कनेक्शन का बात अपना हो चुका, अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। हाँ जी डायमेंशन सर क्या क्या अवेलेबल रहते हैं प्लॉट्स में? सर, अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन से अगर गजों में बात करूँ, जयपुर में क्योंकि लोकल लैंग्वेज में गज चलता है, बाकी मैं फीट में भी बात करूंगा, आपके इन्वेस्टर जयपुर के बाहर के भी हैं, राइट? तो नॉर्मली जो मेरी प्लॉटिंग टाउनशिप है जो आजकल चल रहे हैं वो 100 गज से लेके 100-111 गज से ज्यादा प्लॉट बिकते हैं, बाकी 100 गज से लेके 250 गज तक के प्लॉट्स मेरी प्लॉटिंग टाउनशिप में हैं। बड़ी रोड पे थोड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं और अंदर 30 रोड पे 100-111 गज के हैं। मकान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 गज का एक बहुत अच्छा डायमेंशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छा सा मकान बन जाता है, विला बन जाता है 100 गज में। 100 गज बोले तो 100 गज का मतलब होता है सर 20x45, मतलब 20 का फ्रंट, ये स्टैंडर्ड साइज होती है, 20 का फ्रंट होता है और 45 फुट की डेप्थ होती है, इसको 100 गज बोलते हैं। 900 स्क्वायर फीट, हाँ 100 गजों में 100 गज हो गया, स्क्वायर फीट में आप बिल्कुल सही है, 900 स्क्वायर फीट हो गया। दूसरा से स्टैंडर्ड जो है पैरामीटर है वो है 111 गज। 111.11 मीन्स ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट। इसमें हो गया आपका 20x50, 100 गज में था 20x45, इसमें आपका 20x50 का आ गया। तो 100 गज और 111 गज का एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट छोटे भी होते हैं, जैसे 95 गज के भी है मेरे प्लॉटिंग रामा रेसिडेंसी में, राइट? वो ऑलमोस्ट 20x42 के हैं, ठीक है। फिर कुछ बड़े प्लॉट्स हैं 138 गज के भी हैं, 200 गज के भी हैं, तो इस हिसाब से डायमेंशन चलता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन है 20x45, 20x50। इस डायमेंशन में सर घर की मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 का अप्रूवल मिलता है? हाँ जी, जयपुर में G+2 बाय डिफॉल्ट अप्रूवल है, मतलब आपको छोटे प्लॉट पे 500 गज से छोटा जो प्लॉट होता है उस पर आपको जीडी की अप्रूवल मांगनी नहीं पड़ती, राइट? आप G+2 तक, मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड आप मकान बना सकते हैं। यानी आप इजीली 2 बेडरूम से लेके 4-5 बेडरूम तक यहाँ पे बना बिल्कुल 4-5 बेडरूम तक बन सकता है, क्योंकि 3 मंजिल हो गया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, तो आराम से आप 4-5 बेडरूम तक बना सकते हैं 100 गज के प्लॉट में। और इसमें सर टाइमलाइन कैसा है आपका, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का, जो जैसे आपने बताया कि आप विला पे आने वाले हैं, हाँ जी किसी को अगर विला ऑर्डर करना हो तो उसमें कितना वक्त लेता है, बनने में कितना वक्त लेते हैं? और सर, जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो आप 6 महीना मान के चलिए, विला का ऑर्डर लेने के बाद हम 6 महीने में विला कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करके देते हैं? हाँ जी। ओके। तो अब इसमें मैं आपसे नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करूंगा। एक टाउनशिप में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने होते हैं, यानी कि अगर वात्सल्य की बात करें या फिर रामा रेसिडेंसी की बात करें? सर, ये स्टैंडर्ड इसमें नहीं होता, मैं आपको स्पेसिफिक बता दूंगा, क्योंकि साइज ऑफ द टाउनशिप डिपेंड करता है, प्लॉटिंग टाउनशिप टू प्लॉटिंग टाउनशिप। वात्सल्य की बात करूँ तो होमलैंड वात्सल्य में 96 प्लॉट्स हैं, राइट? और हाँ जी 96 प्लॉट्स हैं, इसमें अलग अलग डायमेंशन से आ गए, 100 स्क्वायर यार्ड के भी आ गए, 250 स्क्वायर यार्ड के भी आ गए, राइट? मैं अगर रामा रेसिडेंसी की बात करूँ तो रामा रेसिडेंसी में 50 प्लॉट्स हैं। ओके। और उसमें तो ऐसा भी हुआ होगा कि किसी फैमिली ने डबल प्लॉट लिए हैं तो वो नंबर एक में आ जाएगा वैसे काउंटिंग? हाँ, काउंटिंग मतलब अलग अलग ही आएगा, क्योंकि पहले से अप्रूव करके रखते हैं भाई, जैसे मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर ऑलरेडी एग्रीमेंट जो होता है, अगर किसी पार्टी को 2 प्लॉट लेने हो तो एग्रीमेंट अलग अलग होते हैं? एग्रीमेंट अलग अलग होते हैं सर, पार्टी चाहे तो उसको अपन मर्ज करा सकते हैं। एक बार तो वो 2 ही है, क्योंकि नक्शा में 2 का अप्रूव आ चुका, लेकिन जेडी में एप्लीकेशन लगती है और वो 2 प्लॉट का एक बन जाता है, एक साइड प्लान कॉमन आ जाता है, मर्ज हो जाता है प्लॉट। तो वो फैसिलिटी हम कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं, अगर कस्टमर चाहता है तो हम करा के देते हैं। और सर अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल लीड जो नियर बाय मार्केट होते हैं, तो वात्सल्य और गांधीपथ, ये आपका जो रामा रेसिडेंसी है, इसके आसपास के मार्केट किस तरह के हैं? सर, जैसे मैंने बताया रेसिडेंशियल एरिया में है, मतलब सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल जो होता है उसमें कॉमर्शियल वगैरह सब कुछ होता है, राइट? बैंक्स भी होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं, तो ये एक अच्छा अपकमिंग लोकेशंस हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विद इन 2-3 किलोमीटर की विसिनिटी में बात करूँ तो आपको बैंक्स भी मिल जाएंगे, आपको स्कूल भी मिल जाएंगे, राइट? आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और यहाँ पे लोकल मार्केट भी है जहाँ तक मैं लोकल मार्केट भी है, अगर मैं बात करूँ शॉपिंग की सारी चीजें मिल सारी सुविधाएं मिल जाएगी, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको सारी मिल जाएगी। रामा रेसिडेंसी तो बिल्कुल बाहर, कॉलोनी के जस्ट बाहर ही दुकानें हैं। वात्सल्य की बात करूँ तो होमलैंड वात्सल्य भी 1 किलोमीटर के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। प्लस होमलैंड वात्सल्य में अपन खुद भी कॉलोनी में अपन खुद भी दुकानें काटते हैं, दुकानें बना रहे हैं, तो आज की तारीख में 1 किलोमीटर मिल जाएगी, भविष्य में आपको होमलैंड वात्सल्य की विसिनिटी में ही टाउनशिप के अंदर ही सुविधाएं मिल जाएगी, क्योंकि मैं खुद भी दुकानें बना रहा हूँ।
तो वो दुकानें डेफिनेटली कॉमर्शियल यूज में ही आएंगी काम। बेसिक नीड जो है जो प्लॉट के अंदर ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अप्रूवल सर, अब अप्रूवल पर आ जाता है। जेडीए और रेरा अप्रूव्ड आपके दोनों प्रोजेक्ट हैं। राइट। तो मैं एक जो लोग भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोन से लें प्रॉपर्टी। इसमें एक फायदा ये होता है कि अप्रूवल का जितना भी टर्म्स होते हैं वो बैंक चेक कर लेता है और उस कंडीशन में आपका जो रिस्क है वो एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ये बात सही है? राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अगर आपके पास खुद का पैसा भी हो तो आप एटलीस्ट 5 लाख भी लोन ले लें, लेकिन लोन ले लें ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाती है कि आपको भी क्लियर हो जाता है कि प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है। वैसे आपकी कंपनी सब कुछ गाइडलाइन के हिसाब से जा रही है, लेकिन कहीं भी और भी प्लॉट बिना हो किसी को तो ये कहना जरूरी तो समझा मैंने कि लोन के साथ जाए ताकि आपको थोड़ा सा। लोन में भी अगर नेशनलाइज बैंक लोन कर रहा हो तो उसका मुकाबला नहीं है। हाँ, नेशनलाइज बैंक की बात करूँ, हाँ जी, बैंक जो भी होते हैं। हाँ जी। और सर इसमें अब लोन अवेलेबिलिटी पर बात करते हैं छोटी सी, कि इसमें प्लॉट की कंडीशन में कितना लोन नॉर्मली मिल जाता है? सर प्लॉट्स में 80% तक लोन मिल जाता है, 75 to 80%। 75 to 80%। ये डिपेंड करता है प्रोफाइल पर या फिर वैसे भी? ये क्या होता है सर, ये प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है और ये बैंक टू बैंक पॉलिसी भी डिपेंड करती है। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आप केवल प्लॉट परचेज लोन ले रहे हैं कि परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लॉट परचेज और साथ में कंस्ट्रक्शन की फाइल भी लगाते हैं, मेरे को मकान भी बनाना है, तो ऑलमोस्ट सारे बैंक 80% कर देते हैं। केवल आप कहते हैं मुझे प्लॉट ही खरीदना है, मकान नहीं बनाना, तो जैसे एचडीएफसी लिमिटेड तो फिर भी 80 कर देगा, एसबीआई 70-75% करेगा। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। हाईएस्ट जो है वो 80% तक होता है, एवरेज आप 75 से 80 मान के चलिए हो जाता है। सर कंस्ट्रक्शन के ऊपर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 90 तक भी जाता है बैंक कई बार। कंस्ट्रक्शन में जाता है, बिल्कुल जाता है। जैसे आप मान लीजिए प्लॉट आपने पहले ले लिया और फिर कंस्ट्रक्शन का लोन ले रहे हैं तो 90% तक भी पहुंच जाता है बैंक। लेकिन अगर साथ में है परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन साथ में फाइल लग रही है तो मैक्सिमम बैंक 80% तक ही देता है। और सर इसमें एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा मैं। हाँ जी। आपको उसका पता होगा कंस्ट्रक्शन का क्या वैल्यूएशन रहता है नॉर्मली पर स्क्वायर फीट पे, क्या खर्चा रहता है जिसको ये समझना जरूरी है जयपुर के मतलब जैसे कि लोगों को घर बनाना हो, फॉर एग्जांपल 1500-2000 स्क्वायर फीट का घर बनाना हो तो अप्रोक्सीमेटली खर्चा पर स्क्वायर फीट का क्या आता है स्टैंडर्ड का? सर अगर मैं बात करूँ तो 1300 से 1400 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास कॉस्टिंग आती है। अगर आपको बिल्कुल लॉक इन की चाहिए तो आप 1400 रुपए स्क्वायर फीट लेके चलीजिए, जिसमें आपकी वार्डरोब्स वगैरह, मॉड्यूलर किचन वगैरह सब कुछ आ जाएगी। और पर स्क्वायर फीट अब मान लीजिए आप 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट बना रहे हैं तो 1500 to 1400 मोटा मोटा सर 21 लाख में 20-21 लाख में आपका पूरा मकान बन जाएगा, जिसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं 3 BHK का। ये रेडी घर हो जाता है विदाउट फर्नीचर, राइट? विदाउट फर्नीचर, विदाउट फर्नीचर। आपको खाली फर्नीचर बनाना है, बाकी घर आपका रेडी हो हाँ जी, बिल्कुल। जाएगा। और सर इसमें पोजीशन टाइमलाइन क्या क्या है आपकी दोनों प्रोजेक्ट की अभी तक? सर अगर मैं रामा रेसिडेंसी की बात करूँ तो रामा रेसिडेंसी में सारा काम कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इमीडिएट पोजीशन है। आप आज मकान बना के आज ही प्लॉट लेके आज ही मकान बना सकते हैं, राइट। इनफैक्ट दो प्लॉटों में काम भी चालू हो चुका है। अभी लॉन्च मैंने अक्टूबर में ही की थी, तो 2 मकान बनने चालू हो चुके हैं और कुछ कस्टमर्स मेरे अगले 1 से 1.5 महीने में 5-6 मकान और बनने चालू हो जाएंगे। अगर मैं होमलैंड वात्सल्य की बात करूँ तो होमलैंड वात्सल्य मेरी अप्रूव होके रेयर रजिस्टर्ड 4 दिसंबर को हुई थी और 11 तारीख को मैंने जीडी कैम्प लगा दिया था। मतलब जो कस्टमर्स ने बुक किया उनको पट्टे हैंडओवर कर दिए थे, राइट। तो पट्टे तो कस्टमर्स को मैंने कहा दी है, रजिस्ट्री कहा दी है, लेकिन डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं रेडी टू मूव इन स्टेज में तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च तक मेरी रेडी टू मूव इन स्टेज पे आ जाएगी। मार्च के बाद कस्टमर अपना मकान बना सकते हैं। और सर इसमें अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका लोग इसमें से इंतजार करते हैं कि प्राइस फैक्टर जो होता है जो कि सबसे बड़ा है, जो गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर जरा मुझे बताइए कि सबसे पहले आपका रामा रेसिडेंसी जो है उसमें क्या प्राइसिंग आप लोग ऑफर करते हैं? सर रामा रेसिडेंसी में 27,900 पर स्क्वायर यार्ड की प्राइसिंग है, राइट। तो जैसे मान लीजिए उसमें 95 गज के प्लॉट भी हैं, तो 95 गज की बात करूं तो मोटा मोटा सर 26,50,000 में प्लॉट आ जाता है रामा रेसिडेंसी में। और बड़ा प्लॉट उसी हिसाब से सुनाएगा, वो चीज है। लेकिन हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। इसमें बेस्ट पार्ट है इसमें इसके अलावा कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। ये जेडीए पट्टा है, फ्रेश पट्टा है, कस्टमर के नाम जेडीए पट्टा आएगा। जेडीए पट्टे का जो चार्जेस होता है और जो उसका रजिस्ट्रेशन का चार्जेस होता है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मतलब 26,50,000 में आप जिसको आप पट्टा कह रहे हैं ये अदर स्टेट्स में 7/12 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से सर? 7/12 ओके जो रहता है ओके, जिसको बोलते हैं। हाँ जी जो आपका एक परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है जो आपके नाम पर ही बिल्कुल। उसके बाद में फाइनल आप अगर उस पर
तो उसमें वहां तक के सारे चार्जेस शामिल हैं। इसमें आप इसकी बात करते हैं वात्सल्य की, इसमें क्या चार्जेस है? सर होमलैंड वात्सल्य की बात करूँ तो होमलैंड वात्सल्य में भी 22,900 पर स्क्वायर यार्ड की है। 22,900। 22,900। और जो सबसे छोटा प्लॉट जो अभी अवेलेबल है वो 111 गज के हैं। तो 111 गज का अगर बात करूँ सर तो ऑलमोस्ट 25,45,000 के आसपास प्लॉट पड़ा है। और अवेलेबिलिटी इन दोनों में सर कैसी है, मतलब सर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो अभी मिल जाएंगे प्लॉट्स, कुछ कम है धाम रेसिडेंसी में अवेलेबल हैं कुछ प्लॉट्स। और होमलैंड वात्सल्य का बहुत शानदार वो आया है रिस्पॉन्स। तो अभी ज्यादा प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, 12 से 13 प्लॉट अवेलेबल बचे हैं होमलैंड वात्सल्य में। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है सर इसमें मैं और भी जमीन जोड़ चुका हूँ जैसे मैंने बताया, और जनवरी तक सेकंड फेज भी लॉन्च कर रहा हूँ। तो अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी जनवरी एंड तक मेरे पास 100 प्लॉट की टाउनशिप और हो जाएगी जो मैं कस्टमर्स के लिए ऑफर कर दूंगा। यानी कि अभी अवेलेबल है। एक सेकंड, ठीक है सर, ये आज का सेशन काफी अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहा, और उम्मीद करता हूँ कि लोग आपसे और भी जुड़ेंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो लोग आपसे जुड़ चुके हैं, आपके साथ में काफी अच्छा लंबा काम करने की तमन्ना है। तो आज के लिए सर इतना ही। आपने बहुत समझा, बहुत दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जितने बार आप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, आपके नए प्रोजेक्ट आएंगे, तो हम नए सेशन नए वीडियो आते रहेंगे। इसमें जयपुर का नॉलेज पूरा आ चुका है, दो प्रोजेक्ट के बारे में हमने बता दिया है। और जब भी नया कुछ लॉन्च आएगा और अगले वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि मैं वापसी जो शूट्स हैं, फोटो शूट्स हैं, अपने जो वीडियोस होते हैं वो भी मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखें, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू रणवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू